नमस्ते। नवंबर 2024 के मैक्रो और मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। विश्व स्तर पर इक्विटी मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। चीन में स्टिमुलस के कारण इमर्जिंग मार्केट इक्विटी में भी अक्टूबर में तेजी आई है। हालांकि भारत में हमें एफआईआई आउटफ्लो देखने को मिला, जिसके कारण भारतीय शेयर बाजार में अक्टूबर में कुछ गिरावट आई है। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से यूएस के कारण डेवलप्ड मार्केट इक्विटीज इमर्जिंग मार्केट से बेहतर कर रहे हैं और इसलिए अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो आने वाले समय में ईएम इक्विटीज और कमोडिटीज में डेवलप्ड मार्केट इक्विटीज के परस्पर बेहतर रिटर्न्स देने की एक अच्छी गुंजाइश है। वहीं दूसरी ओर डेवलप्ड मार्केट बॉन्ड्स के रिटर्न कमजोर हुए हैं। 10 ईयर यूएस ट्रेजरी में मध्य सितंबर से कुछ 60 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि डेवलप्ड मार्केट बॉन्ड्स के रिटर्न चौथे साल के लिए खराब रह सकते हैं। चीन अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए गंभीरता दिखा रही है। अक्टूबर महीने में कई स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस हुए हैं। इन स्टिमुलस का सारांश यह है कि चीन लोकल गवर्नमेंट और बैंक्स के बैलेंस शीट को सुधारना चाहता है, पर लोगों की अपेक्षा के विपरीत पॉलिसी ऐसी नहीं है कि वो हाउसहोल्ड्स के हाथ में ज्यादा पैसे दे। इसका मतलब है कि चीन में कंज्यूमर डिमांड में सुधार आने में वक्त लगेगा और वो तभी हो सकता है जब इनकम की स्थिति में सुधार आए या रियल एस्टेट प्राइस में एक अच्छा उछाल आए। निष्कर्ष यह है कि स्टिमुलस मेजर्स से शेयर बाजार निवेशक में तो प्रोत्साहन आ रहा है, पर अर्थव्यवस्था के सुधार में लंबा समय लग सकता है। हम ऐसा देख रहे हैं कि यूएस फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, चाइना, ईसीबी, लगभग सभी महत्वपूर्ण बैंक्स ब्याज दर काट रहे हैं। आने वाले महीनों में दरों में कटौती की संभावना ज्यादा है। अभी के यूएस प्रेसिडेंशियल कैंपेन को देख के लगता है कि यूएस फिस्कल पॉलिसी भी एक्सपेंशनरी ही रहने वाला है। ऐसे में निवेशकों के लिए डेवलप्ड मार्केट बॉन्ड्स का आकर्षण कम होता है। मार्केट अब यूएस में अगले 2 महीने में एक रेट कट की तो उम्मीद कर रहा है, पर दूसरा रेट कट अभी भी संदिग्ध है। जैसा हम कहते आ रहे हैं, यूएस में दर कटौती की मात्रा और समय पर अनिश्चितता बनी रहेगी। वहीं दूसरी ओर चाइना में भी फिस्कल स्टिमुलस शुरू हो गया है। इन सब बातों का सारांश यह है कि विश्व में महंगाई के बढ़ने का खतरा अभी भी कायम है। ऐसे में निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो का कुछ भाग गोल्ड, एनर्जी और कमोडिटीज में निवेश करना चाहिए। आमतौर पर ऐसी पृष्ठभूमि ईएम इक्विटीज के लिए भी अनुकूल होती है। भारतीय शेयर बाजार में अक्टूबर महीने में गिरावट आई। मूल्यांकन के दृष्टिकोण से हमें लार्ज कैप, स्मॉल और मिड कैप से बेहतर लगता है, पर क्योंकि एफआईआईज लार्ज कैप में ज्यादा निवेश करते हैं, स्मॉल, मिड और लार्ज कैप में एक लगभग समान मात्रा में गिरावट देखने को मिली। कोविड के बाद इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज में भारतीय शेयर बाजार एक इकलौता मार्केट था जो कंसिस्टेंट बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था। ऐसे में भारतीय शेयर का मूल्यांकन ईएम एवरेज से काफी ऊपर चला गया था। अब जब ईएम इक्विटीज एक एसेट क्लास के तौर पर बेहतर कर रहा है, ऐसे में काफी संभव है कि इंडियन इक्विटीज से थोड़ा आउटफ्लो हो और मूल्यांकन में गिरावट आए। किंतु निकट अवधि के सुधार के बाद ईएम इक्विटीज में निवेश आना भारतीय शेयर बाजार के लिए भी सकारात्मक है।
भारत में हमें FY25 अर्निंग्स एस्टिमेट में भी कुछ करेक्शन दिखा है। फर्स्ट हाफ FY25 में इकोनॉमिक एक्टिविटी उम्मीद से कमजोर थे, जिससे कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ कमजोर हुए और प्रॉफिट अपेक्षा से थोड़ा कम था। पर अब सेकेंड हाफ में हम एक्टिविटी में कुछ सुधार आने की उम्मीद है। ऐसे में अर्निंग्स में और करेक्शन नहीं आना चाहिए और हम मीडियम टर्म के नजरिए से इंडियन अर्निंग्स आउटलुक पर पॉजिटिव है। अर्निंग्स कट भी एक कारण था जिसके कारण इक्विटी मार्केट में हमें करेक्शन देखने को मिला। हम इस बात को फिर कहते हैं कि ऐसे समय में स्टॉक्स के चयन पर विशेष जोर देना चाहिए। भारतीय रुपया डॉलर के परस्पर 84 के आंकड़े को पार कर गया है, पर अगर हम साल भर के परफॉर्मेंस को देखें तो रुपया में केवल 1% का डेप्रिसिएशन आया है और 2 साल में 2% का। वहीं 5 साल के एवरेज को पकड़े तो रुपया हमेशा 3 से 4% डेप्रिशिएट करता है। तो ऐसे में 84 के आंकड़े के बावजूद भी रुपए का प्रदर्शन अच्छा है और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बेसिस पर देखें तो रुपया काफी स्टेबल है। हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से FY25 में रुपया 84 पर एवरेज करना चाहिए। अक्टूबर 2024 में RBI ने पॉलिसी रेट 6.5% पर ही रखा, पर अपने स्टैंड्स को विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से हटाकर न्यूट्रल कर दिया। मार्केट इसे आने वाले रेट कट का संकेत समझ रही है। पॉलिसी के तुरंत बाद मार्केट का अनुमान था कि दिसंबर या फरवरी पॉलिसी में ही रेट कट आ जाए, पर पिछले 2 हफ्तों में कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए कि ये एक्सपेक्टेशन थोड़ा ठंडा पड़ गया है। पहला तो यह था कि सितंबर CPI 5.5% पर आया। मार्केट का अनुमान 5.1 या 5.2% पर था। दूसरा, एक फोरम में गवर्नर दास ने एक टिप्पणी दी कि अभी रेट कट करना जल्दबाजी होगी। हमें इन्फ्लेशन को थोड़ा बेहतर समझने की आवश्यकता है। सितंबर CPI 5.5% पर था। फर्स्ट हाफ FY25 में एवरेज CPI 4.6% पर है, पर अगर वेजिटेबल्स को हटा दे जिसका वेट CPI बास्केट में 6% है, तो पूरे 2024 में CPI 3 से 3.5% के रेंज में ही है। कोर CPI भी इसी दायरे में है। CPI का 60% बास्केट में 4% से कम की महंगाई है। सही मायने में बात करें तो भारत में महंगाई इतनी नहीं है जितना हेडलाइन के आंकड़े को देखने से लगता है। और अगर भारत के ग्रोथ को देखें तो सरकार अभी भी विकास को प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत में विकास को अभी भी नीतिगत समर्थन की जरूरत है, इसलिए भारत में मॉनेटरी पॉलिसी थोड़े कम रिस्ट्रिक्टिव हो सकते हैं। Q2 FY25 का GDP दिसंबर MPC मीट के लिए एक महत्वपूर्ण आंकड़ा होगा। हमें लगता है कि GDP ग्रोथ RBI के अपेक्षा से थोड़े कमजोर आ सकते हैं, पर एक बात भी स्पष्ट करना आवश्यक है। इस बार 6.5% का पीक पॉलिसी रेट पिछले साइकिल्स के 8 से 10% के पीक पॉलिसी रेट से काफी कम है। इसलिए शायद इस बार अगर रेट कट आए भी तो वो 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा ना हो। हमें लगता है कि फरवरी या अप्रैल पॉलिसी में रेट कट की संभावना जागे। इसके अलावा रेट कट से ज्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। समय कोई भी हो, अगला मूव रेट कट ही लगता है। ऐसे में G-Sec स्प्रेड्स और भी कंप्रेस हो सकते हैं।
इंडिया में गवर्नमेंट बॉन्ड का डिमांड सप्लाई डायनामिक्स अनुकूल है। मूल्यांकन के नजरिए से भी भारतीय G-Sec न्यूट्रल टू पॉजिटिव लगता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी लिक्विडिटी डायनामिक्स की वजह से यील्ड कर्व इन्वर्टेड है। ऐसे में शॉर्ट टर्म सेगमेंट्स में कॉर्पोरेट पेपर्स में निवेश किया जा सकता है, वहीं ड्यूरेशन बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर फोकस करना चाहिए। इस महीने के लिए इतना ही। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें।